मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। 800 850 प्रश्न करीब कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और अगर ओवरऑल देखा जाए करीब 950 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आज हम इसके आगे शुरुआत करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आशा कार्यकर्ता के बारे में क्या बताना है, सही बताना। यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि आशा का जो पूरा रूप है वो कैसा है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो सही है या फिर गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, आशा कार्यकर्ता महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सही है या फिर गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ए इसका सही उत्तर है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता जो आशा है एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता होती है, ठीक है, ध्यान रखना। स्वयं समुदाय से चयनित और उसके प्रति जवाबदेह आशा को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक अंतर फलक के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। आशा एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जिसे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और NRHM के तहत स्थापित किया गया है इनको, ठीक है, ध्यान रखना। आशा की भूमिका क्या होती है। आशा स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे कि पोषण, बुनियादी स्वच्छता, स्वच्छ व्यवहार, स्वस्थ रहने, काम करने की स्थिति, मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी, क्या क्या है, पोषण है, बुनियादी स्वच्छता, स्वच्छ व्यवहार, स्वस्थ रहने, काम करने की स्थिति, मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी, स्वास्थ्य और पारिवारिक सेवाओं के समय पर उपयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने और समुदाय को जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगे ये लोग, ठीक है। इनकी भूमिका ये होती है। आगे भी भूमिका इनकी कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भ निरोधक, प्रजनन पथ संक्रमण, यौन संचारित संक्रमण, RTI या STI, ठीक है, सहित सामान्य संक्रमण की रोकथाम और छोटे बच्चे की देखभाल के बारे में परामर्श देगी। कौन, आशा, ठीक है। वह ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के साथ मिलकर एक व्यापक ग्राम स्वास्थ्य योजना विकसित करने के लिए भी काम करती है। तो ध्यान रखना है, हो सकता है स्टेटमेंट में इनकी भूमिका के बारे में आ जाए, ठीक है। तो जो काम करती है उनको ध्यान रखना है। आगे है, आशा मामूली बीमारियों में प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। जैसे दस्त हो जाए, बुखार हो जाए या मामूली से चोट वोट आ जाए तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा के रूप में भी काम करती है ये। फिर वह संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन उपचार, नाम क्या है, शॉर्ट कोर्स, जिसको डॉट्स भी कहते हैं, की एक प्रदाता भी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। वह प्रत्येक निवास स्थान जैसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORS का घोल पियोगे, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट IFA, क्लोरोक्विन, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट DDK, ओरल पिल्स, कंडोम जैसे आवश्यक प्रावधानों के लिए डिपो होल्डर के रूप में काम करती है। मतलब ये सब चीज़ें इनके पास मिलती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रत्येक आशा को किट प्रदान की जाती है। किट की सामग्री भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर आधारित होती है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और भी आगे, वह अपने गांव में जन्म और मृत्यु के बारे में और समुदाय में किसी भी असामान्य स्वास्थ्य सेवाओं, बीमारी के प्रकोप के बारे में उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचित भी करती हैं। तो इनकी भूमिकाएं होती हैं, ध्यान रखना इनका,
ठीक है, प्रश्न हो सकता है इस तरीके से पूछ ले कि इनकी भूमिका क्या होती क्या नहीं होती। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं, मतलब गलत कौन सा है ये बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि तटीय वन में घने चमड़े के पत्तों के साथ कम पेड़ों का प्रभुत्व है जो भूमध्य सागरीय जलवायु के लंबे समय तक सूखे के अनुकूल होते हैं। तो बात सही है या गलत है? सही नहीं है पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तटीय वन 30 से 40 30 और 40 से 45 नॉर्थ साउथ, ठीक है, अक्षांश के बीच पश्चिमी तटों तक सीमित होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तो दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो दूसरा, जब दोनों ही गलत हैं और गलत पूछा गया है तो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्या है? क्लोरोफिल वन में घने चमड़े पत्तों के साथ कम पेड़ों का प्रभुत्व है जो भूमध्य सागरीय जलवायु के लंबे गर्मियों के सूखे के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला है स्क्लेरो यही स्क्लेरोफिल वन जो होते हैं वो 30-40 से 45 नॉर्थ साउथ, मतलब 30 से 40 होते हैं, वो 45 तक भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तक के बीच पश्चिमी तटों तक ये क्या होते हैं? सीमित होते हैं। तो गलत क्यों था ये? देखते हैं गलत क्यों था। देखिए, तटीय वन, ठीक है ना, तटीय वन में घने चमड़े, ठीक है, हाँ, इसलिए दूसरा और पहला दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है स्टेपी कुछ चौड़ी पत्तियों वाली जड़ी बूटियों के साथ लंबी घासों का एक ग्राउंड कवर होता है। तो बात सही है या गलत है? पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, दूसरा है शुष्क वातावरण में अर्धचालक में स्टेपी ग्रेड और प्राइल में जहां वर्षा अधिक होती है वहीं पे प्रेरी स्टेपी, ये प्रेरी है, प्रेयरी, ऐसे जहां वर्षा अधिक होती है वहां पे स्टेपी और प्रेरी होते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब दूसरा सही उत्तर, इसका सही स्टेटमेंट दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है, हाँ, बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या है। स्टेपी शॉर्ट ग्रास, प्रेरी में छोटी घास के बिरले गुच्छे है, तो ये जो होते हैं प्रेरी में पाए जाते हैं। ठीक है, टाल ग्रास, लंबी लंबी जो घासें होती हैं वो कहाँ होती हैं? प्रेरी के कुछ चौड़ी पत्तियों वाली जड़ी बूटियों के साथ लंबी घासों का एक ग्राउंड कवर होता है जिसको बोलते हैं प्रेरी का मैदान। ठीक है, प्रेरी में क्या होता है? जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें लंबी लंबी घासें होती हैं, वो ग्राउंड जो है लंबी लंबी घासों से ढका होता है। ठीक है, शुष्क वातावरण में अर्धचालक में स्टेपी ग्रेड और प्रेरी में जहाँ वर्षा अधिक होती है वहीं पे ये सब पाए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, वेटलैंड्स हैं और इसमें सही सुमेल बताना, मेरे ख्याल से सही ढंग से मेल नहीं खाते उनके बारे में बताना हमें। ठीक है, सही ढंग से जो मेल नहीं खा रहे हैं उनके बारे में बताना है। देखिए क्या है, वेटलैंड्स हैं वह राज्य जिसमें ये लोग स्थित हैं। तो होकेरा, ठीक है, देखिए पहली बात तो रेणुका, रेणुका आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये तो सही है। ठीक है, समान पक्षी विहार कहाँ भाई? समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, समान पक्षी विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इस बार जो जनवरी 2020 में वेटलैंड्स की एक लिस्ट निकाली गई जिसमें भारत के 10 वेटलैंड साइट को शामिल किया गया रामसर साइट्स में, उनमें से एक है समान पक्षी विहार भी। तो उत्तर प्रदेश के 6 साइट्स को उसमें शामिल किया गया है जिनमें से ये समान एक है। ठीक है, बाकी और भी हैं, जैसे समसपुर है,
बाकी और उन्नाव में है, ठीक है, गोंडा में भी एक है, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये यूपी में है। तो देखिए चौथा तो गलत है। अब चौथा जब गलत है तो आपको क्या लगता है, ए सी डी तो सही होंगे क्योंकि 4 इसमें है ही नहीं, तो इसमें कौन सा हो सकता है, बी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए चौथा अगर गलत है तो आपका होकेरा भी गलत है, कंजली तो पंजाब में है, ये सबको पता होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा गलत है, इसमें सही उत्तर क्या होगा, बी। बी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है, होकेरा जम्मू कश्मीर में है, बाकी समान पक्षी विहार आपका पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखना, जनवरी 2020 में जो रामसर साइट्स में शामिल किए गए थे उत्तर प्रदेश के 6 उन स्थानों में से एक है समान पक्षी विहार, ठीक है। इसकी हमने लिस्ट भेजी है, आप उसको देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, उन 10 का नाम हमने बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देखते हैं, एक देश रामसर कन्वेंशन में तभी शामिल हो सकता है जब वह अपने क्षेत्र के भीतर एक आर्द्र भूमि स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में शामिल करने के लिए नामित करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। सही बात है, अगर कोई शामिल नहीं करेगा तो उसको रामसर कन्वेंशन में शामिल होने का मतलब क्या है, ठीक। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान रामसर कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदार में से एक है, IWMI, ठीक है, ये भी बात सही है। तो जब दोनों सही है, गलत पूछा गया था यहाँ पे, तो कौन सा उत्तर हो सकता है इसका, ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन में शामिल होने के समय प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में शामिल करने के लिए अपने क्षेत्र के भीतर कम से कम एक वेटलैंड साइट को नामित करना होता है, ठीक है, बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रामसर कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदार में से एक है। तो रामसर कन्वेंशन का एक भागीदार कौन है, वैश्विक स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो है IWMI। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कौन है इसका भागीदार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कोरल पॉलिप्स के बारे में पूछा गया है। कोरल पॉलिप्स सही बताना है, इसमें गलत नहीं बताना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। देखिए पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति कोरल पॉलिप समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है। प्रत्येक व्यक्तिगत जो कोरल पॉलिप होता है समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है, बात सही है, ठीक है। दूसरा है कि कोरल पॉलिप सहजीवन शैवाल को होस्ट करता है जिस पर वह पूरी तरह से भोजन के लिए निर्भर करता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत लग रहा है क्योंकि सहजीवन शैवाल को होस्ट करता है जिस पर वह पूरी तरह से भोजन के लिए निर्भर रहता है। तो दूसरा गलत है, हाँ, तो दूसरा इसका गलत है। सही पूछा गया तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर ए है इसका, ठीक है। हाँ देखिए क्या है, प्रत्येक व्यक्तिगत कोरल पॉलिप समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट निकालता और अपने शरीर के निचले आधे हिस्से के आसपास एक सीमित कंकाल को गुप्त करता है, मतलब सीमित कंकाल को अपने पास रखे रहता है, ठीक। तभी तो कोरल तभी तो बनते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से जमते जाते हैं, बैठते जाते हैं, मरते जाते हैं, दबते रहते हैं, फिर ऊपर फिर आ जाते हैं, इस तरीके से बनते रहते हैं, ठीक है। आगे है कि कोरल पॉलिप्स ये पशु पौधे प्लवक पर फीड करते हैं, मतलब खाना पीना वहीं चलता है इनका। हालांकि कोरल पॉलिप एक जानवर है, ठीक है। रीफ बिल्डिंग हार्ड कोरल सहजीवी शैवाल के लिए मेजबान है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कोरल पॉलिप के लिए अतिरिक्त भोजन प्रदान करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। सहजीवन शैवाल के लिए मेजबान होते जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कोरल पॉलिप के लिए अतिरिक्त भोजन प्रदान करते हैं, वो खुद से नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते, क्योंकि ये पौधों से
पौधों पे निर्भर होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो दूसरा इसलिए गलत हो गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण के बारे में बताना है, सही नहीं है कौन सा। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि महासागर के अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों में के पीएच में चल रही वृद्धि होती है। तो पीएच की वृद्धि होगी तो लवणीकरण अम्लीकरण तभी होगा जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के तेज होने के कारण होता है। सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है या फिर गलत है? देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बढ़ाता है और कार्बोनेट आयनों की सांद्रता को कम करता है। तो ध्यान रखना है, कार्बोनेट्स आयनों की सांद्रता को कम करता, सही बात है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ाता भी है, ये भी सही है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, समुद्री अम्लीकरण से समुद्री जल पीएच 7 से नीचे चला जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? 7 से कम में क्या होता है, 7 पीएच से कम अगर है तो उसको क्षारीय बोलेंगे, अम्लीय कब बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे जब 7 से ज़्यादा रहेगा, यही होता है ना। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो जब तीसरा पहला गलत होगा, सही उत्तर क्या हो सकता है? गलत पूछा गया था तो इसका सी सही उत्तर होगा, ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा, 7 से नीचे, हाँ ठीक है। देखिए क्या है, महासागर अम्लीकरण से पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी होती है, जो वायुमंडल, क्योंकि अम्लीय जो होता है उसमें क्या होगा, पीएच में निरंतर कमी होगी, ठीक है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के तेज होने के कारण होती है, ठीक है। दूसरा सही था क्योंकि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बढ़ाता है और कार्बोनेट आयनों की सांद्रता को कम करता है, ठीक है। आगे था कि अम्लीय परिस्थितियां कैसी होती हैं, भाई 7 से अधिक है तभी तो अम्लीय माना जाएगा, के लिए संक्रमण के बजाय महासागर अम्लीकरण पीएच तटस्थ स्थितियों की और समुद्री जल की ओर जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पीएच 7 से नीचे नीचे चला जाएगा तो वहां पे क्या होगा, समुद्री जीवन ही बुझ जाएगा पूरा। तो ध्यान रखना, 7 से नीचे जाए तो समुद्री जीवन ही बुझ जाएगा, ऐसा है, मतलब खत्म हो जाए, समाप्त हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि कोरल के प्रकार के बारे में, कोरल के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो भाई कोरल के प्रकार के बारे में बताना है, ठीक है, इसमें सही पूछा गया है, देखते हैं सही है कि गलत है। कोरल के प्रकार, देखिए पहला स्टेटमेंट है फ्रीजिंग रीफ्स। फ्रिंजिंग रीफ्स क्या होती भाई, देखिए रीफ्स जो किनारे के करीब बढ़ती है, किसके किनारे, तालाब के, मतलब समुद्र के किनारे की ओर जो बढ़ेगी और एक जलमग्न प्लेटफॉर्म की तरह समुद्र में फैल जाएगी, वही होती है फ्रीजिंग रीफ्स, सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, बैरियर रीफ, पानी के व्यापक विस्तार से जमीन से अलग हुई चट्टानें और समुद्र तट का अनुसरण करती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, सेम कंडीशन है उसकी, ठीक है। वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी छोर पे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा हटके है, ठीक है ना। तो एक ध्यान रखना कि व्यापक विस्तार से जमीन से अलग हुई चट्टानें होती हैं, सही बात है, और समुद्र तट का ही अनुसरण करती हैं ये, तो बैरियर रीफ ही हो गई। तीसरा है एटोलस। एटोलस क्या होता है, लगून के आसपास की चट्टानों की एक लगभग गोलाकार अंगूठी होती है, अंगूठी नुमा गोल होता है ये, एक कम, मतलब क्या होता है, द्वीप की तरह वो दिखता है, लेकिन वो द्वीप नहीं होता, सिर्फ द्वीप की तरह दिखता है गोलों गोलों में, ठीक है। भारतीय और दक्षिण प्रशांत महासागरों में ये आम चीज है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हिंद महासागर, मतलब अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप, क्या है, कोरल से बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये देखिए तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है, और जब पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं और सही पूछा गया तो सही उत्तर डी हो जाएगा। इसमें एक कन्वेंशन हुआ है अभी हाल ही में, कोरल रीफ्स पे ही हुआ है,
तो ये बताना भाई, कोरल रीफ्स पे एक कन्वेंशन हुआ है अभी हाल ही में, ये कहाँ पे हुआ है और नाम क्या है इसका, ठीक है। तो ये हमें बताना है और कितने देशों ने इसमें भाग लिया ये भी बताना है। तो ये आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर डी हो गया, ठीक। क्या है? फ्रीजिंग रिफ्स, रिफ जो किनारे की ओर करीब बढ़ती है, एक जलमग्न प्लेटफॉर्म की तरह समुद्र में फैल जाती, वही होती फ्रिंजिंग रिफ्स। बैरियर रीफ होती पानी के व्यापक विस्तार से जमीन से अलग हुई चट्टानें होती हैं और समुद्र तट का अनुसरण करती हैं, ठीक है। एटोलस क्या होता है? लगून के आसपास की चट्टानों की एक लगभग गोलाकार अंगूठी भांति होती हैं, अंगूठी की तरह होती हैं, ये एक द्वीप की तरह दिखते हैं, ठीक है। जो भारतीय और मतलब हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में ये आम है। आम मतलब वो आम नहीं खाने वाला, मतलब समान समान घटना है ये, दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए तीसरा भी सही रहा। चलिए अगला प्रश्न है, कोरल रीफ्स के जीवित रहने के लिए निम्न कौन सी स्थितियां आवश्यक होती हैं, बताना हमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो सूरज की रोशनी जरूरी है ना, स्वच्छ जल भी जरूरी है कि नहीं? स्वच्छ जल भी जरूरी है, ठंडे पानी का तापमान, टेम्परेचर ये 12 से 15 वाला दिया गया है, ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला गलत लग रहा है, तीसरा गलत है, तीसरा अभी नहीं, छिछले पानी की जगह भी होती है, सही बात है। तो ये तीन स्थितियां होती हैं कोरल रीफ्स के जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। सूर्य की रोशनी पहुंचनी चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए और छिछले पानी की जगह होनी चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे कोरल रीफ्स बनेंगे, जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो पहला दूसरा और चौथा सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ठंडे पानी का तापमान सी, हाँ सी हो गया इसका। देखिए क्या क्या है, कोरल रीफ्स के जीवित रहने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? यही चार हैं, सूरज की रोशनी, स्वच्छ जल, गर्म पानी का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, ठीक है। छिछले पानी की जगह होनी चाहिए यहाँ पे, तभी ये जीवित रह पाते हैं, नहीं तो मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन कौन सा कथन हॉट स्पॉट के संबंध में सही है, सही उत्तर बताना भाई। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि ये आशा, जो हॉट स्पॉट है हिंदी में आशा स्थल बोल सकते हैं, एक महासागर का क्षेत्र होता है जिसे अपने वन्य जीवन महत्वपूर्ण पानी के नीचे के आवासों के कारण विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो बात सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है ना, ठीक है। दूसरा है भारत के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, मतलब क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो इतने दावे के साथ कैसे बोल रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की भी ज़रूरत है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत ही है, गलत है, ठीक है। भारत के पास कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, पहला जब गलत है, पहला जब सही है और दूसरा गलत है, ये सही उत्तर है इसका। अब देखिए क्या है, हॉट स्पॉट एक महासागर का क्षेत्र होता है जिसे अपने वन्य जीवन महत्वपूर्ण पानी के नीचे के वो आवासों के कारण विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है इनको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे यहाँ है, लक्षद्वीप भी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा नए हॉट स्पॉट के रूप में नामित किया गया है, किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, बाकी पूर्वी हिमालय भी तो है, पश्चिमी घाट भी तो है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो सकता है, देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि वही भूमि से बड़ी मात्रा में अपवाह और कचरे के सिंक के रूप में काम करते हैं, तो बात सही है। कचरे के सिंक के रूप में काम कौन कर रहा है?
समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अफवाह और कचरे के संख के रूप में काम करते हैं, बात सही है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है तापमान और दबाव की तुलना में लवणता ध्वनि की गति को काफी अधिक करती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने सुना होगा टेम्परेचर जब कम हो या ज़्यादा हो तो उसी अनुसार क्या होता है, ध्वनि की गति जो होती है उसी हिसाब से चलती रहती है। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये इसका सही उत्तर। हाँ देखिए, वे भूमि से बड़ी मात्रा में अफवाह और कचरे के संख के रूप में काम करते हैं, सही है। तापमान और दबाव के प्रभाव की तुलना में ध्वनि की गति पर लवणता का जो प्रभाव होता है वो नगण्य पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, नगण्य होता है अगर तापमान और दबाव के अनुसार देखा जाए तो। ठीक है ना। चलिए, अब दबाव ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे एक ट्रक खाली चल रही हो और एक भारी चल रही हो, भरी हुई हो, तो जब चलेंगे दोनों सड़क पे दौड़ेंगे तो आवाज़ किस में ज़्यादा आएगी, घर्षण किस में ज़्यादा होगा, जिसमें सामान भरा होगा, जो लोड रहेंगी पूरी पूरी तरह से लोडिंग होगी जिनमें, वो चलेंगी, बहुत तेज़ आवाज़ करेंगी। और जो खाली होगी वो क्या करेगी, सन्न से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो वही होता है दबाव। तापमान का भी ऐसे ही सिस्टम है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। बात सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा क्या है कि भारत ने 2008 में अपना पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था, ये बात तो सही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जब सही तो सही उत्तर बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या है, बी हो जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं है इसका। ठीक है, हाँ बी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या होता है ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, हैशटैग आत्मनिर्भर भारत के लिए नए समाधान, ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर भारत के लिए नया समाधान है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, के तहत लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना इसका, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत लॉन्च किया गया था इसको। चुनौती का इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षा को महसूस करने के लिए देश में स्टार्टअप, नवाचार, अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को और गति प्रदान करना है। इसका उद्देश्य ये है। ठीक है। स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर नाम है शक्ति और नाम है वेगा। शक्ति और वेगा दो माइक्रो प्रोसेसर हैं। इनका विकास कार्यक्रम के तहत रोल आउट इनको किया गया, मतलब इनको लॉन्च किया गया। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, देखिए, रणनीतिक और औद्योगिक क्षेत्रों की भारत की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना और आयात पर सुरक्षा, लाइसेंसिंग, प्रौद्योगिकी अप्रचलन, काटने की निर्भरता के मुद्दों को कम करना है। ठीक है। भारत ने अक्टूबर 2018 में पहला माइक्रो प्रोसेसर स्वदेशी विकसित किया, नाम था शक्ति, यही वाला। ठीक है, तो दो हैं, हो सकता है प्रश्न में आ जाए कि शक्ति और वेगा किस चीज़ से संबंधित है, तो दे देगा, हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, या हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर ना दे के ये दे दे, क्या दे दे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हो सकता है इससे ऐसा भी कुछ हो जाए। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये दोनों किससे संचालित किए जाते हैं, किस मंत्रालय के थ्रू, तो हो सकता है इस मंत्रालय का नाम दे दिया जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी का लिंगराज मंदिर है, वास्तुकला की किस शैली में बनाया गया है। 11वीं शताब्दी में भुवनेश्वर में बनाया गया लिंगराज मंदिर है। अब देखिए कौन सी है, नागर है, द्रविड़, बेसर, बेसर, द्रविड़, नागर है।
द्रविड़ तो नहीं है, ठीक है ना, द्रविड़ तो नहीं है ये, तो क्या है, नागर और बेसर भी नहीं है ये। अगर नागर और बेसर नॉर्मल हम देखते हैं कि उत्तर भारत में ये, फिर दक्षिण भारत में ये, फिर बीच में इन दोनों का मिक्सअप होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो नॉर्मल सा प्रश्न है, हम बता भी देते, लेकिन ये है आर्किटेक्चर की देवला शैली। देवला शैली, आर्किटेक्चर की देवला शैली है लिंगराज मंदिर, जो बना हुआ है 11वीं शताब्दी में। कहाँ पे, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में राजधानी है भुवनेश्वर ना। तो सही उत्तर क्या है, बी है, बी इसका सही उत्तर। देखिए लिंगराज मंदिर नाम से ही समझ में आता है कि शिव को समर्पित होगा। भुवनेश्वर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। किसकी, कलिंग की, कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है ये, और भुवनेश्वर में स्थापत्य परंपरा के मध्यकालीन चरणों का समापन भी करता है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। सोमवंशी, बाद में गंग शासकों ने भी इसमें मदद दी अपनी। इस देवला शैली में, इसे देवला शैली में बनाया गया है जिसमें 4 घटक हैं। 4 घटक कौन कौन से हैं, विमान गर्भगृह युक्त संरचना है, इसकी ध्यान रखना है, विमान गर्भगृह युक्त संरचना है। जगमोहन, असेंबली हॉल जहाँ सभा लगती, लोग बैठते थे, ठीक है। उसके बाद नटामंडीरा त्योहार हॉल है। उसके अलावा है भोग मंडप, प्रसाद का हॉल। प्रत्येक में की ऊंचाई में भिन्नता भी है, ऐसा नहीं कि सबकी ऊंचाई एक समान ही है, ठीक है, सबकी ऊंचाई अलग अलग है, ध्यान रखना इसका। चलिए कुछ नोट के रूप में है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं क्या है। भुवनेश्वर को एक अक्षर क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि लिंगराज का देवता जो मूल रूप से एक आम के पेड़ के तहत है। जो लिंगराज के देवता हैं वो एक आम के पेड़ मतलब एकमरा के तहत था, जैसा कि 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ एकमरा पुराण में मिलता है, ठीक है ना। मंदिर में विष्णु की छवियां हैं, ध्यान रखना है। 12वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले गंग शासकों से उत्पन्न जगन्नाथ संप्रदाय की प्रमुखता इसका कारण रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जगन्नाथपुरी जो बना हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि अफ्रीकी चीता जो होता है वो IUCN की स्थिति में कमज़ोर है। IUCN जो सूची जारी करती है उसमें क्या है, कमज़ोर स्थिति में है। बात सही है कि गलत है, देखिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है कि अफ्रीकी चीता IUCN की स्थिति में कमज़ोर हालत में चल रहा है, ठीक। दूसरा है एशियाटिक चीता को आधिकारिक तौर पर 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था, तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो सही क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था, दोनों की स्टेटमेंट सही है अपने आप में, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। हाँ देखिए क्या है कि चीता नाम है इसका एसिनोनेक्स जुबेटस, सब फैमिली फेलिना की बड़ी बिल्ली है ये, ठीक है। इसे सबसे तेज जमीन वाला जानवर माना जाता है। चीता की 4 प्रजातियां होती हैं, नाम कौन कौन सी, दक्षिण पूर्व अफ्रीकी चीता, एशियाई चीता, पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता और उत्तरी अफ्रीकी चीता, ठीक है। ये उत्तरी दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका और ईरान के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। शुष्क जंगल, झाड़ियों के जंगल, सवाना जैसे ज़्यादातर शुष्क इलाकों में ये रहता है, इतना भी है। इसके अलावा चीता को वल्नरेबल IUCN के स्थिति में डाला गया है और साइट्स के परिशिष्ट एक के तहत, साइट्स के परिशिष्ट एक सूचीबद्ध में मतलब लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो सम्मेलन हुआ था उसमें पड़ा हुआ है ये परिशिष्ट 1 साइट्स की, ठीक है। और दूसरा IUCN के वल्नरेबल में मतलब कमजोर स्थिति में डाला गया, ठीक है। एशियाटिक जो चीता होता है उसको आधिकारिक रूप से 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था, लेकिन अब चीता का पुनर्जनन कार्यक्रम मध्य प्रदेश में पालपुर कूनो अभयारण्य में पहले शुरू किया गया था,
तो क्या है देखिए, अब ये भी ध्यान रखना कि पालपुर कूनो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये चीता के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रश्न ये भी तैयार हो गया आपका। चलिए, हाल ही में अहमदाबाद के शहर में गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली एक मोबाइल वैन लोगों के दरवाजे पर की गई थी। नाम क्या था? लोगों लोगों नहीं, लोगों के, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? नाम है इसका धन्वंतरी रथ। धन्वंतरी के बारे में जानते होंगे, इतिहास पढ़ा आपने। तो इसका सही उत्तर ए है। हाँ, ये इसका सही उत्तर देखिए क्या है। धन्वंतरी रथ एक अनूठा और अभिनव उदाहरण है अहमदाबाद नगर निगम द्वारा निर्धारित, ठीक है। धन्वंतरी की विशेषता क्या है? शहर के कई बड़े अस्पताल कोविड-19 उपचार के लिए समर्पित हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए, जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग आदि से संबंधित गैर कोविड आवश्यक सेवाएं भी ऐसे लोगों को प्रदान किए जाएं जो अस्पतालों का दौरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें से कई ओपीडी का संचालन नहीं कर रहे थे, ठीक है। एएमसी मतलब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा अपनाए गए हस्तक्षेपों में से एक धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल मेडिकल वैन की बड़े पैमाने पर तैनाती है वहाँ पे। इस वैन में एएमसी के शहरी स्वास्थ्य केंद्र के स्थानीय चिकित्सा अधिकारी के साथ आयुष चिकित्सक, पैरामेडिक, नर्सिंग स्टाफ है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ओपीडी सेवाएं क्या है भाई? देखिए, ये वैन विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करती रही हैं। अहमदाबाद शहर में सभी लोगों के लिए गैर कोविड आवश्यक सेवाओं, फील्ड चिकित्सा परामर्श के लिए ओपीडी सेवाएं प्रदान करती हैं ये, ठीक है ना। नैदानिक उपचार, धन्वंतरी रथ ने उन लोगों की पहचान करने में मदद की जिन्हें आगे नैदानिक उपचार या ओपीडी प्रवेश की आवश्यकता है, और यह सुनिश्चित किया कि वे समय पर अस्पताल पहुँचें। आगे है कि मोबाइल मेडिकल वैन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं, विटामिन की खुराक, मूल परीक्षण उपकरणों, साथ पल्स ऑक्सीकारक सहित सभी आवश्यक दवाएं लेती हैं ये। तो इतना चीज़ ध्यान रखना है। तो नाम क्या है? धन्वंतरी रथ। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया गया एक मोबाइल वैन है, ठीक है ना। क्या है? ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, पंचेश्वरा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई भाई? पंचेश्वरा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो गंगा नदी पे है क्या? गंगा, यमुना, सतलज, महाकाली। तो नाम है महाकाली नदी पे बनाया गया है पंचेश्वरा बहुउद्देशीय परियोजना। सही उत्तर बी है इसका। क्या है देखते हैं इसका। नेपाल में है महाकाली नदी। उत्तराखंड में काली गंगा कहते हैं। नेपाल में जिसको महाकाली बोलते हैं उसी को उत्तराखंड में बोलते हैं काली गंगा। पर धारचूला के नारायण घाट पे स्थित है। पूरी होने के बाद ये बांध 6720 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। फिर जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन की बात हो रही है। यह परियोजना कर्णाली, दो नदियां हैं, कर्णाली और मोहन नदियों के मुक्त प्रवाह को नियंत्रित, ध्यान रखना है, कर्णाली और मोहना नदियों के मुक्त प्रवाह को नियंत्रित और करेंगी, जो उत्तर प्रदेश के खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, उत्तर भारत के अन्य तराई जिलों में बाढ़ का कारण बनती हैं। ये कौन कौन? कर्णाली और मोहना, ठीक है ना। इन दोनों के पानी पर नियंत्रण रखेगा ये बांध। क्या नाम है? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। जिस दिन तैयार होगा 6720 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता होगी इसकी, और विश्व का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में बताना है, कौन सा नहीं है, गलत बताना है, सही नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बात सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है?
दूसरा स्टेटमेंट है, गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प के लिए परिषद को समग्र जिम्मेदारी दी गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। गलत पूछा गया था, जब गलत कोई नहीं है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो गया, डी हो गया इसका, ठीक है। सही उत्तर क्या हुआ, डी। देखते हैं, सही उत्तर डी है इसका। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष होते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प के लिए परिषद को समग्र जिम्मेदारी दी गई है। अब गंगा है, उसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में सहायक नदियां जितनी हैं सब आएंगी उसमें, एक दो नहीं, सब है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्वच्छ गंगा निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, शहरों के आसपास नदी के किनारे अपशिष्ट उपचार निपटान संयंत्रों की स्थापना स्वच्छ गंगा निधि द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों में से एक है। बात तो सही है। दूसरा है, अनिवासी भारतीय भी स्वच्छ गंगा कोष में योगदान दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते भाई, वो भी इसी देश के निवासी हैं तो वो भी देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। शहरों के आसपास नदी किनारे अपशिष्ट उपचार निपटान संयंत्रों की स्थापना गंगा स्वच्छ गंगा निधि द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों में से एक है। इसकी कुछ और गतिविधियां जैसे क्या, कि गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उल्लिखित गतिविधियां हैं। दूसरा, कृषि अपवाह, मानव शौच, मवेशी की कटाई आदि से गैर बिंदु प्रदूषण का नियंत्रण करना है। नदी की जैव विविधता का भी संरक्षण करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें और भी इसमें शामिल की गई, ठीक। आगे है कि अनिवासी जो भारतीय हैं वो भी स्वच्छ गंगा कोष में योगदान अपना दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है क्या है भाई, अगला प्रश्न, एक मिनट, सही पूछा गया गलत, गलत मेल पूछा गया, सही मेल क्यों नहीं पूछते लोग, ठीक है। तो गलत मेल बताना हमें, देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है और वह राज्य है जिसमें यह स्थित है, तो हमें बताना है इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। गलत जोड़ा बताना। देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है क्या, उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं है ये। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मुंबई में है ना। मूवी है एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पे, नाम है इसका डेल्ही सफारी, डेल्ही सफारी नाम है इसका, देखना बड़ी अच्छी मूवी है ये, ठीक है। तो इसी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पर ही आधारित है, ठीक है। अब इसको अच्छे से बना दिया गया, तैयार कर दिया गया है, ठीक है। तो दिल्ली सफारी इसी पे बनी हुई, बहरहाल वो टॉपिक की बात नहीं है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, ठीक है, बोरीवली की अंधेरी में है। दूसरा है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ, तेलंगाना में है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा बन्नेरघट्टा कर्नाटक में है, सबको पता होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है क्या, ये भी गलत है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, देखिए पहली बात सीधा है कि तीसरा स्टेटमेंट सही है, गलत पूछा गया है, तो देखिए कहाँ कहाँ तीसरा है, तीसरा इसमें है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, सी नहीं हो सकता। तो पहला और दूसरा तो गलत ही है, पहला और दूसरा गलत है, तो पहला दूसरा कहीं दिया भी नहीं गया है अकेले एक साथ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि चौथा गलत ही है, तब गलत ही होगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी, सही उत्तर बी हो गया। हाँ, देखिए क्या है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमने बताया था मुंबई में है, ठीक है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये हमें भी नहीं जाना है, ये आपको बताना होगा।
बन्नेरघट्टा कर्नाटक में है, ये तो पता है। मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। चलिए, भारत अग्रणी जलवायु समाधान प्रकाशन जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? भारत अग्रणी जलवायु समाधान प्रकाशन किसके द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, MOEFCC। ठीक है, सही उत्तर ए हो गया इसका। ठीक है, क्या है ये भारत अग्रणी जलवायु समाधान? इस प्रकाशन में क्या है? इंडिया स्पीयर हेडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशंस। इंडिया स्पीयर हेडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशंस में भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तहत की गई प्रमुख क्रियाओं का उल्लेख है इसमें। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि फोटोकेमिकल स्मॉग के प्राथमिक घटकों में से एक है ओजोन। बात सही है ना? किस गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ऐश ट्रैक मोबाइल एप्लीकेशन किसी विशेष क्षेत्र के ओजोन स्तरों को ट्रैक करता है। नाम क्या है? ऐश ट्रैक। तो ऐश मतलब ओजोन से क्या, ओजोन स्तर से क्या मतलब इसका? पर दूसरा स्टेटमेंट सीधा गलत होगा। तो सही उत्तर क्या हो गया? ए हो गया इसका। तो सही उत्तर ए है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। फोटोकेमिकल स्मॉग के प्राथमिक घटकों में से एक क्या है? ओजोन है। ये तो सही है। जबकि समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी को हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाता है, जमीन पर ओजोन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ठीक है ना? ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप को बिजली मंत्रालय के द्वारा जो फ्लाई पावर उत्पादकों के बीच इंटरफेस प्रदान करके थर्मल पावर प्लांट के द्वारा निर्मित फ्लाई ऐश के बेहतर प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना किसके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाटों में बहुत समृद्ध जैव विविधता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में बहुत समृद्ध जैव विविधता है। तो इसका रीजन क्या है? हमने बताया था, एक तो पहाड़ों की निरंतरता है। किधर? पश्चिमी घाट में। ठीक है ना? पश्चिमी घाट में क्या है? पहाड़ों की निरंतरता है। बात सही है। और पूर्वी घाट में कटे पिटे हैं। कटे पिटे क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारी नदियां जो हैं सब जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो काट देती हैं ना तटों को। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा, पश्चिमी घाट उच्च तात्कालिक वर्षा का क्षेत्र होता है। ये भी बात सही है। तीसरा है, पश्चिमी घाट पर कई प्रमुख नदियों का स्रोत है। स्रोत मतलब वहाँ से उत्पन्न होती हैं, वो गिरती नहीं है, उत्पन्न होती वहाँ से। और गिरती कहाँ पे है? जाके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना? तीसरा भी सही हो गया। तो सही उत्तर क्या हो गया? डी, क्योंकि सही पूछा गया था। पूर्वी घाट तुलना पश्चिमी घाटों में बहुत समृद्ध जैव विविधता है, उसका कारण था। ठीक, चलिए भाई, डी इसका सही उत्तर हो गया। तो वही है, स्टेटमेंट ही इसकी व्याख्या है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना? देखते हैं। ये देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि सभी ट्रॉपिक स्तरों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए कोर क्षेत्र काफ़ी बड़ा होना चाहिए। कोर क्षेत्र काफ़ी बड़ा होगा अगर हम सभी ट्रॉपिक स्तरों को व्यवहार्य आबादी को बनाए रखेंगे। तो बनाए रखना है अगर, तो हमें कोर क्षेत्र को काफ़ी बड़ा रखना होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है? भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बात तो गलत है। ठीक है ना? सभी नहीं है, कुछ है। तो पहला स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो गया? ए हो जाएगा। देखें, सभी ट्रॉपिक स्तरों की व्यवहार आबादी को बनाए रखने के लिए कोर क्षेत्र काफ़ी बड़ा होना चाहिए। यूनेस्को के मैन बायोस्फीयर रिजर्व में 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से सिर्फ 11 कवर किए गए हैं, बाकी 7 अभी भी बचे हुए हैं MAB, जिनको शामिल नहीं किया गया MAB के तहत। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, 11 को शामिल किया गया इसमें। अगला प्रश्न है, संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय
के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक जलवायु को स्थिर करने, ताजे पानी की रक्षा करने, मानव कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है सीधा। ठीक, दूसरा है जैव विविधता हॉटस्पॉट संरक्षण इंटरनेशनल की एक पहल है। संरक्षण इंटरनेशनल की एक पहल है जैव विविधता हॉटस्पॉट। दूसरा स्टेटमेंट सही है इसका, तो सही उत्तर क्या होगा, बी। सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। हाँ, देखिए क्या है कि संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय एक अमेरिकी गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है। क्या है, अमेरिकी गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है, मुख्यालय है वाशिंगटन में। क्या नहीं, वाशिंगटन नहीं, अर्लिंगटन वर्जीनिया में। कहाँ मुख्यालय, अर्लिंगटन वर्जीनिया में है। इसका लक्ष्य है भोजन, ताजे पानी, आजीविका और एक स्थिर जलवायु के स्रोत के रूप में प्रकृति की रक्षा करना। काम तो सही था, लेकिन वो बता दिए यूएनईपी के तहत है, इसलिए गलत हुआ। ये अमेरिका का एक गैर लाभकारी संगठन है, मुख्यालय है अर्लिंगटन वर्जीनिया में। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट संरक्षण इंटरनेशनल की एक पहल है। जैव विविधता हॉटस्पॉट परियोजना जैविक हॉटस्पॉट्स की पहचान करती है और उनकी रक्षा करती है जो हमारे ग्रह पर पौधों और जानवरों के सबसे समृद्ध विविधता और सबसे खतरनाक संग्रह का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जैव विविधता हॉटस्पॉट नाम रखने का कौन सा मापदंड को ध्यान में नहीं रखा जाता। किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा जाता जब जैव विविधता हॉटस्पॉट किसी को लेख के लिए नामित किया जाता है, तो भाई किसको नहीं शामिल किया जाता, कम अंतर प्रजाति प्रतियोगिता, ये वाले शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होता। बाकी जैव विविधता पे हानि होती है, एंडेमिज्म होता है, प्रजाति समृद्ध, हमने ऊपर भी पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, अभी पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्या क्या होता है इसमें के रूप में अर्हता मतलब योग्यता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को दो सख्त मानदंड है। कौन कौन से, एक तो होता है एंडेमिक्स के रूप में कम से कम 1500 संवहनी पौधे हों, जो है कहना कि यह ग्रह पर कहीं और पाए जाने वाले पौधे के जीवन का उच्च प्रतिशत होना चाहिए, और हॉटस्पॉट दूसरे शब्दों में अपूर्णीय है। दूसरी चीज, इसकी मूल प्राकृतिक वनस्पति का 30% या उससे कम होना चाहिए, मतलब मूल वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति जो थी उसका 30% हो या उससे कम ही हो, तभी वो हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। ठीक, अगला है, आगे भी है कि दुनिया भर में 35 क्षेत्र हैं, वो पृथ्वी की सिर्फ 2.3% भूमि की सतह का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो दुनिया के आधे से अधिक पौधों की प्रजातियों का समर्थन करते हैं। ये मतलब 2.3% जमीन पर हैं विस्तृत, लेकिन ये जो है जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं उनके आधे से ज़्यादा आबादी को, प्रजातियों की संख्या को अपने अंदर में संग्रहित किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि स्थानीय कुमारी वाले अर्थात प्रजातियों को कोई और जगह नहीं मिली है। लगभग 43% पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचरी प्रजातियां जो कि एंडेमिक्स हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या है, सी ही तो। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है, हमें सही वाला कथन बताना है इसमें। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट है कि एनआरए जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सभी पदों पर भर्ती के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए क्यों करेगा भाई, सभी पदों पर क्यों होगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा 1 साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। बात सही है, 1 साल में 2 बार होगी, हर 6 महीने में। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, 20 का सही उत्तर है। चलिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेट।
ठीक है, सेट और टेट ऐसे होता है क्या? चलिए देखते हैं। सीईटी होता है आयोजित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की जाएगी जिसमें अनुमानित 2.5 करोड़ उम्मीदवार सालाना आते हैं। एनआरए इन सभी भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करता, सिर्फ प्रारंभिक, सभी नहीं, सिर्फ प्रारंभिक करेगा, जो वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाती हैं। बाद में मुख्य परीक्षाओं का संचालन करने के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों को योग्य उम्मीदवारों की सूची को अग्रेसित करेगा। ये कौन? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है ना। फिर इस प्रस्ताव के पीछे मूल विचार यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए भेजने से पहले एक पात्रता परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना है। तो ध्यान रखना है मूल विचार क्या है इसका। इसकी विशेषता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार होगा। विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों की भर्ती के लिए स्नातक स्तर होगा, 12वीं पास होगा, 10वीं पास, 10, 12 और ग्रेजुएशन, ठीक है। सीईटी 12th प्रमुख भारतीय 12 प्रमुख भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षाएं सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही आयोजित की जाती थी, ठीक है। अब क्या होगा, 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं को में पेपर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है इसमें, कर्मचारी चयन आयोग। इसमें देखिए सीट के साथ शुरू करने के लिए 3 एजेंसियों द्वारा की गई भर्तियों को कवर किया जाएगा। इसमें कौन कौन भाई, एसएससी है, आरआरबी है और आईबीपीएस है इसमें, ठीक है ना। तो ये 3 क्या है, 3 एजेंसियों को के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती थी उनको इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा। फिर वर्तमान में प्रति शहरी पूर्वाग्रह को हटाने के लिए भारत भर में 1000 केंद्रों में सीईटी आयोजित की जाएगी और देश के हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा, मतलब जितने जिले हैं सब में। तो 117 एस्पिरेशनल जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचे को बनाने पर विशेष जोर होगा। सीईटी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रथम स्तर की परीक्षा होगी और स्कोर 3 साल के लिए मान्य होंगे, ठीक है ना। जैसे इस बार परीक्षा दिए, नंबर आए 20, अगली बार देंगे और नंबर आ गया 25, तो 25 20 कितना 45, अगली बार जब पेपर देंगे हो सकता है 40 हो जाए, तो 25 20 45 और 40 85, ठीक है। इस तरीके से 3 साल तक मान्य होगा, ठीक है। ऊपरी आयु सीमा सीईटी विषय में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट लागू होगी। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान आकलन परिषद टिफाक नाम है के संबंध में विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि यह रसायन उर्वरक मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त प्रौद्योगिकी थिंक टैंक है। बात सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है सीधे, ठीक। हाल ही में टिफैक ने भारतीय रासायनिक उद्योग की कमियों को उजागर किया जो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में बाधा साबित होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी होगा। क्यों? उर्वरक मंत्रालय के तहत स्वायत्त प्रौद्योगिकी थिंक टैंक है। पहला गलत लग रहा है, हाँ ठीक है, तो सही है। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद क्या भाई, ये खुद एक स्वायत्त संगठन है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का थिंक टैंक है, ठीक है। 1985 में प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति की सिफारिश के अनुसार 1986 में इसकी स्थापना हुई है। हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद की एक रिपोर्ट ने भारतीय रासायनिक उद्योग की कमियों को उजागर किया, इसलिए समाचार में आया था, ठीक है, जो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में बाधा साबित होते हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भविष्य के लिए सूचना इसके जनादेश में से एक है। टिफैक गतिविधियों में प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है और भारत के समग्र S&T प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अंतर भर्ती भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी, ठीक है। चलिए क्या है अगला प्रश्न,
कौन सा उत्सव जो हाल ही में खबरों में था का उल्लेख पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है? कौन सा उत्तर है इसका? देखिए, प्रकाश पूरब उत्सव है, दीपा उत्सव है, आदित्य है, पक्ष उत्सव। सही उत्तर क्या है? ए है प्रकाश पूरब उत्सव। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई, ये इसका सही उत्तर। हाँ, प्रथम प्रकाश उत्सव ने 1604 में हरमंदिर साहब में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह सिख गुरुओं के लगभग 6000 भजनों का संग्रह और विभिन्न धर्मों जातियों के विभिन्न पारंपरिक मध्ययुगीन संत भी हैं, जैसे कबीर हैं। ठीक है, यह सभी गुरुद्वारों में पूजा की केंद्रीय वस्तु और एक जीवित गुरु को अर्पित की गई एक श्रद्धा भी है। ठीक, पुस्तक के पहले संस्करण को 5वें सिख गुरु अर्जन ने 1604 सी में अमृतसर में संकलित किया था। किसने? ध्यान रखना है, 5वें सिख गुरु थे अर्जन, गुरु अर्जन देव। ठीक है ना। अपने स्वयं के भजनों, अपने पूर्ववर्तियों गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, हिंदू और इस्लामी संत दोनों के भक्ति गीतों का इसमें चयन किया गया है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी इसमें। भाषा ज़्यादातर पंजाबी हिंदी है, जो मराठी, फारसी, अरबी शब्दों के साथ मिली जुली है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनके भजनों और अन्य लेखन को दशम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो ये भी लाइन ध्यान रखनी है, दशम ग्रंथ क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है भाई। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन एक संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है, बात सही है। यमन की विशेष एजेंसी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का सदस्य है, तो बिल्कुल सही है। तो जब दोनों ही सही है, सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, नागर विमानन संगठन देखते हैं। ICAO एक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी, जिसे 1944 में स्थापित किया गया। किसको? यूएन की बात हो रही है यहाँ पे, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नहीं, ICAO की बात हो रही है, 1944 में स्थापित हुआ है। इसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिए मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी। ठीक, इंटरनेशनल सिविल एविएशन पर कन्वेंशन 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था शिकागो में 7 दिसंबर 1944 को। इसने हवा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले मुख्य सिद्धांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया। उसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना विकास को बढ़ावा दिया जाए, ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित और व्यवस्थित विकास पर सुनिश्चित हो सके। ठीक, इसमें 193 सदस्य हैं, भारत भी इसमें शामिल है। मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। ठीक है, अनुच्छेद 143 के बारे में बताना है कि क्या कहता है 143। 143 आपको पता होगा, कुछ सलाह वलाह की बात करता, परामर्श की बात करता है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए राष्ट्रपति की बात करता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है, पहला इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। राज्य की कार्यकारी राज्यपाल, ठीक, हाँ ए ही सही है। सलाहकार न्यायालय के बारे में है कि इसमें क्या कहा गया है, संविधान राष्ट्रपति मामलों की दो श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार होता है कि सार्वजनिक महत्व के कानून हो कोई, यह तथ्य के किसी भी सवाल पर जो उत्पन्न हुआ है या जो उत्पन्न होने की संभावना है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए निविदा दे सकता है या मना भी कर सकता है। दोनों काम हो सकता है, वो सहमति कर दे सकता है, भाई ठीक है हम देंगे, या फिर मना भी कर सकता है। किसी भी पूर्व संधि समझौते वाचा मतलब बातचीत हुई हो, सगाई मतलब दोनों के बीच में आपसी बातचीत हुई हो, समझौते हुए हो, अन्य समान साधनों से उत्पन्न जो विवाद है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को अपनी राय देनी होगी इस मामले में, इन सब मामलों में। ठीक है, दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाह है, ये न्यायिक घोषणा नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसलिए यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी भी नहीं होती, मतलब राष्ट्रपति इसको माने या ना माने, कोई वो नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा किए गए संदर्भों का निर्णय एक बेंच के द्वारा किया जाता है, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। इसके सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति दिए गए कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ भी हैं, जैसे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए,
बेरूबारी का मामला है 1960, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण है, राम जन्मभूमि मामला 93, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004, 2G स्पेक्ट्रम केस का फैसला और सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की अनिवार्य नीलामी 2012। ये सारे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश दिए हैं, मतलब सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए आगे है, कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत कौन सही है बताना हमें। देखते हैं कौन सा गलत है भाई। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। सीपीसीबी के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का संचालन। सही है या फिर गलत? सही नहीं है पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है कि नहीं? एनएएमपी का संचालन केंद्रीय सीपीसीबी द्वारा किया जाता है, बात सही है। एनएएमपी 8 प्रदूषकों के तहत क्या है? PM10, 2.5, SO2, NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, NH3, CO, ओजोन, O3, बेंजीन, PM10 की निगरानी की जाती है। तो ये दूसरा वाला गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है कि सीपीसीबी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके तहत 4 वायु प्रदूषक हैं। कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड के रूप में, रिस्पॉन्सिबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर RSPM PM10 और फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5। ठीक है, तो इन पर नजर रखता है बस। तो 4 चीज़ों पे ध्यान रखना। 4 चीज़ें कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, रिस्पॉन्सिबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर RSPM या PM10, फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो PM2.5 होता है। ठीक है, 8 पे नहीं करता है। अगला है, इसमें सही बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट है कि परिवेशी वायु गुणवत्ता आमतौर पर बाहरी हवा की स्थिति या गुणवत्ता को संदर्भित करती है। बात सही है या फिर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा है राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक NAAQs पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तहत सीपीसीबी द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषक के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, और जब दूसरा स्टेटमेंट गलत है पहला सही, तो सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है ना, सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा। व्याख्या भी देख लें। देखिए वही है, आमतौर पर बाहरी हवा की स्थिति गुणवत्ता को संदर्भित करती है परिवेशी वायु गुणवत्ता। ठीक, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक जो NAAQ वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण है। ठीक है, 1981, 1986 नहीं, 1981 है। सीपीसीबी द्वारा सूचित है। सीपीसीबी तो संचालित कर रहा है, लेकिन किसके तहत? 1981 के वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। ठीक ना, तो ध्यान रखना है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, ई कचरा जलने से आमतौर पर कैडमियम डाइऑक्सिन फ्यूरॉन निकलते हैं। तो बात सही है। दूसरा, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन अत्यधिक कैंसरकारी होते हैं और पर्यावरण में बने रहते हैं बहुत लंबे समय तक। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या है। ई कचरा जलने से जहरीली डाट निकलती है, कैडमियम आता है, डाइऑक्सिन आता है, फ्यूरॉन निकलते हैं। ठीक, कार्बनिक ठोस अपशिष्ट के उनके अपघटन पर एक अप्रिय गंध का उत्सर्जन करते हैं और पर्यावरण को दूषित करते हैं। ये ठीक है। सबसे घातक भस्मीकरण उत्सर्जन डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन है, जो अत्यधिक कैंसरकारी होते हैं और पर्यावरण में ये बने भी रहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए 2040 तक PM2.5 PM10 एकाग्रता में 20 से 30% की कमी का राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य रखा गया है। तो बात सही है या फिर गलत है? तो ये वाला गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, सीपीसीबी
एनसीएपी के ढांचे के भीतर वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। पहला वाला गलत ही है, क्योंकि PM 2.5 PM 20% कम ही राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2040 तक। पहला स्टेटमेंट गलत ही है, बी इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर बी है। ठीक है, तो देखिए 2040 नहीं है, 24 है। 20 से 30% ही कमी करनी PM 2.5 PM 10 में ही, लेकिन 2024 तक। ठीक है, CPCB वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अनुसार और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 16(2)(b) के प्रावधान के साथ राष्ट्रव्यापी कार्य को अंजाम देगा। एनसीएपी के ढांचे के भीतर वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन के लिए कार्यक्रम भी है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही भाई। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप, ठीक है, क्या है? ग्रैप है। देखते हैं क्या है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स श्रेणियों के अनुसार तैयार किए गए प्रत्येक स्रोत के लिए वर्गीकृत उपायों को शामिल करता है। बात सही है। ठीक है, दूसरा है ग्रैप को लागू करने की जिम्मेदारी CPCB के पास है। सब काम CPCB करे तो और कोई कौन करे? तो इसलिए पहला दूसरा वाला गलत है, सही उत्तर हो गया ए। ये सही उत्तर है। हाँ, देखिए क्या है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान AQI श्रेणियों के अनुसार तैयार किए गए स्रोत के लिए वर्गीकृत उपायों को शामिल करता है। ठीक है, ग्रैप को लागू करने की जिम्मेदारी है पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण EPCA के पास। CPCB के पास नहीं, EPCA के पास है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी किसको? ग्रैप को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, थर्मल प्रदूषण के संबंध में विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि थर्मल प्रदूषण केवल गर्म पानी को झील या नदी समुद्र में डंप करके क्या करते हैं भाई? देखिए, थर्मल प्रदूषण केवल गर्म पानी को झील, नदी या समुद्र में डंप करने के रूप में आता है। तो बात सही है। ठीक ना, सही है कि गलत है? गलत है पहला। ठीक है, पहला तो गलत है। पानी को झील, नदी, समुद्र में डंप करने के रूप में आता है। केवल क्यों लगा है? केवल गर्म पानी क्या मतलब है? पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट थर्मल प्रदूषण का एक स्रोत होता है। बात सही है। थर्मल प्रदूषण के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये गलत है। तो सही उत्तर क्या है? बी। क्यों? क्योंकि सिर्फ दूसरा ही सही है। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। बी इसका सही उत्तर है। कोई भी एक जलीय पर्यावरण के संतुलन को प्रभावित करता है, उस वातावरण के तापमान को बदल दे सकता है, बाद में थर्मल प्रदूषण का कारण भी बन सकता है। गर्म या ठंडा कुछ भी पानी होगा, वो झील होगा, नदी या समुद्र, कुछ भी डाला जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट थर्मल प्रदूषण का स्रोत है। बात सही है। थर्मल प्रदूषण के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है। ये चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। ठीक है, देखिए कौन सा कथन ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संबंध में सही है, हमें ये बताना है। देखते हैं क्या है। यह उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बात सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है। यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा दिया गया सर्टिफिकेशन होता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या बी ही सही है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? समुद्र तटों पर स्वच्छता होनी चाहिए, रख रखाव करो, बुनियादी सुविधाओं के मानकों को बढ़ा रहा है। ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया गया सर्टिफिकेशन होता है। ये भी बात सही है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, फोटोकेमिकल स्मॉग प्रदूषकों का मिश्रण है जो तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC सूर्य के प्रकाश पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो VOC के बारे में बताना है
तो वीओसी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों जैसे कि टेरापेन्स के वाष्पीकरण से उत्पन्न होते हैं। बात सही है या फिर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, वीओसी का निर्माण जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन, सॉल्वेंट्स और ईंधन के वाष्पीकरण से जलते हुए पदार्थ से होता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। तो सी इसका सही उत्तर हो गया। वोक्स मतलब वीओसी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों जैसे कि टेरापेन्स के वाष्पीकरण से उत्पन्न होते हैं, जो तेलों में हाइड्रोकार्बन होते हैं जो उन्हें जला देते हैं। इन यौगिकों की महत्वपूर्ण मात्रा जारी करने के लिए नीलगिरी भी पाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है। बीओसी का निर्माण जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन, सॉल्वेंट्स और ईंधन के वाष्पीकरण से जलते हुए पदार्थ से होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही था। चलिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट अंतिम प्रश्न है। ठीक है। ओजोन घटने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं? हमें ये सारे बताने, मतलब ठीक है ना। देखिए, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड। तो पहला सही है। तीसरा भी सही है, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी सही है। चौथा मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड होता है कि नहीं होता है? 1 2 3 4, इसमें क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर हो सकता है, और इसका सही उत्तर ए ही है। ठीक है। डी नहीं है इसका उत्तर, इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, देखते हैं, ए सही उत्तर होना चाहिए इसका। मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल आयोडाइड। हाँ ठीक है, ए सही उत्तर इसका है। ठीक है। हाँ, क्या होता है देखिए, एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पदार्थ होता है क्या? मिथाइल आयोडाइड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसमें ओजोन क्षयकारी गुण नहीं होते हैं। मिथाइल आयोडाइड में ओजोन क्षयकारी गुण नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए क्या है कि कौन सा कथन सही ढंग से दृश्य प्रदूषण की व्याख्या करता है, हमें बताना है। तो देखिए, यह रात में अतिरिक्त कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति होती है, इसका कोई मतलब नहीं। यह वायुमंडल में धूल और धुएं का बढ़ना जो खतरे का कारण दृश्य प्रदूषण है, इसका भी कोई नहीं हुआ। ठीक है। यह एक सौंदर्यवादी मुद्दा है और प्रदूषण के प्रभावों को संदर्भित भी करता है, जो एक विष्टा या दृश्य का क्या आनंद लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे उत्तर दिख गया था इसका। ठीक है, पहले ही। दृश्य प्रदूषण एक सौंदर्यवादी मुद्दा होता है, प्रदूषण के प्रभाव को संदर्भित करता है, जो एक विष्टा या दृश्य का आनंद लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आज प्रश्न यही समाप्त करें कि और चलें? अभी कितना टाइम हुआ? अभी एक प्रश्न और कर लेते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न लास्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, यह केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो बात सही है। यह वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का पहला संस्करण, ये गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण कब से चल रहा है? ठीक ना। तो ये पहला स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ये सही उत्तर है। केंद्रीय आवास शहरी मामलों मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट MOHUA आयोजित वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। ध्यान रखना है, दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षणों में से एक है। ठीक है। इस वर्ष मंत्रालय ने समग्र रैंकिंग जारी करने के बजाय, समग्र रैंकिंग मतलब सभी हर तरह की रैंकिंग जारी करने के बजाय क्या किया? शहरों को जनसंख्या पर वर्गीकृत करने के आधार पर रैंकिंग जारी हुई है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ। ठीक, जनसंख्या पर आधारित श्रेणियां
पहली बार 2019 में पेश की गई, लेकिन इस साल सटीक समूहों को बदल दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी 2020 जुलाई में MOHUA ने सर्वेक्षण के छठे संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लॉन्च किया है और ये एक नया प्रदर्शन श्रेणी प्रेरक क्या नाम है दौर सम्मान भी पेश किया गया है। इसमें क्या है देखिए, इसमें दिव्या प्लेटिनम है, अनुपम स्वर्ण, उज्ज्वल रजत, उदित कांस्य, आरोही, आकांक्षी, कुल 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां। तो ये उप श्रेणियों के नाम है दिव्या, अनुपम, उज्ज्वल, उदित, आरोही। ये किसी के लड़का लड़की के नाम नहीं है, ये इनकी उप श्रेणियों के नाम है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। एक और लास्ट प्रश्न है, तीस्ता नदी के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है। गंगा नदी की सहायक है क्या? ये तो नहीं सही है, ये तो गलत है सरासर, क्योंकि गंगा की सहायक नदी तो नहीं है ये। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में होती है, ये भी गलत है। तो भाई दोनों गलत हो गए, ठीक। तीस्ता की मुख्य सहायक नदी रजंट नदी है। रजंट नदी कौन सी है? पश्चिम बंगाल बिहार के बीच में सीमा बनाती, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच में सीमा बना रही है ये तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है, रजंट नदी। देखते हैं क्या है। तीस्ता नदी 7068 मीटर ऊपर पाहुंद्री नाम है, या फिर तीस्ता कांग से बोल सकते हैं, ग्लेशियर निकलते हैं और सिक्किम हिमालय में गौज रैपिड्स के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। सिक्किम हिमालय से निकल रही है। असम में ब्रह्मपुत्र के साथ विलय करने के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बह रही है। तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा माना जाता है। ध्यान रखना, जीवन रेखा किसकी है? सिक्किम की है। इसका बेसिन सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है। सिक्किम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक। तीस्ता नदी की मुख्य सहायक नदी है रजंट नदी। तीस्ता नदी बांग्लादेश में एक सहायक नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र में शामिल होने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच में एक सीमा भी बनाती है। तो ठीक है ना, इस तरीके से है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका सही सही उत्तर बताएं, कमेंट करके बताया करें, ठीक है। हमें पर्सनल मत बताएं, ना बताएं, इसको सिर्फ आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं या ग्रुप में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।